आज फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन का यह लेक्चर है। और आज हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। यही हम लोग का टॉपिक है। इसी टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें, कौन कौन से ऐसे पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये जितने भी पिगमेंट्स हैं, ये पिगमेंट्स रहते कहाँ हैं। ये जो पिगमेंट्स है, दिस पिगमेंट्स आर लोकेटेड, कहाँ लोकेट करते हैं? इन द thylakoid membrane of क्लोरोप्लास्ट में ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में रहते हैं। ठीक है। अब ये जो पिगमेंट्स हैं, इनको डिवाइड किया जाता है। पहला प्राइमरी पिगमेंट, या जिनको रिएक्शन सेंटर कहते हैं। रिएक्शन सेंटर एकदम प्राइमरी पिगमेंट्स होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए आता है, और बी जो है उसे हम कहते हैं एसेसरी एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट, या फिर दूसरे शब्दों में से हम लोग कहते हैं एंटीना मॉलिक्यूल्स। एंटीना, जैसे कि पहले पुराने जमाने में टीवी के लिए एंटीना होता था, आज हम लोग के लिए भी एंटीना है, लेकिन वो हमारे मोबाइल नहीं, वायरलेस है। और अगल बगल में जो मोबाइल टावर होते हैं, वो उस एंटीना का काम करते हैं। एंटीना मॉलिक्यूल्स या एंटीना पिगमेंट्स। इसके अंदर में कई तरह के टर्पीन्स आते हैं, लाइक कैरोटीनॉइड्स, जैसे ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथोफिल्स, क्लोरोफिल बी, ये सभी एसेसरी पिगमेंट्स हैं या एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं, सपोर्टिंग पिगमेंट्स हैं। जो प्राइमरी पिगमेंट है वो तो क्लोरोफिल ए ही है। हम्म अगर हम जानते हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बैक्टीरिया में क्या होता है? तो हम लोग कहते हैं इन द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में उसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बताते हैं। इन बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है, एक इन द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल, तो ये सभी जो है मेजर पिगमेंट्स हैं। जब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की बातें होती हैं, क्लोरोफिल ए, इनका यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, अर्ली डेज में लोग याद भी रखते हैं, C55H72O5N4Mg। तो पहले तो कि क्लोरोफिल में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, और मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम एक यूनिक स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर, जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन, वैसे ही क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। क्लोरोफिल बी जो दूसरा पॉपुलर पिगमेंट है, उसमें C55H70। ओ ऑक्सीजन कितने रहते हैं? तो हम लोग कहते हैं कि इसमें ऑक्सीजन जो 6 होते हैं, मतलब एक ज्यादा, O6N4Mg। तो मैग्नीशियम दोनों में कॉमन है। अब यदि इसको तुलनात्मक अध्ययन करें, हम्म, तो तुलनात्मक अध्ययनों को देखने का मौका मिलता है कि कार्बन में दोनों में मतलब संख्या एक समान है। नाइट्रोजन से लेकर मैग्नीशियम तक भी दोनों में एक समान है।
किंतु अगर हम इसे देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो हमें डिफरेंस जो है वो स्पष्ट दिखता है। इसको ऐसे घेर दें तो ये यहाँ स्पष्ट दिखता है। यह जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कैसा डिफरेंस है? हम्म, तो बहुत ही बारीक पॉइंट में है कि इसमें 2 हाइड्रोजन कम है और 1 ऑक्सीजन ज्यादा है। यह डिफरेंस स्पेसिफिक ग्रुप के कारण होता है। स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है, ये जो स्पेसिफिक ग्रुप है वो इसमें होता है CH3। और ठीक उसी तरह स्पेसिफिक ग्रुप जो क्लोरोफिल बीम होता है वो होता है CHO। अब ये देखने से क्या पता चलता है कि यहाँ 1 हाइड्रोजन है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो अंतर 2 हाइड्रोजन का है, इसलिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ज्यादा दिख रहा है, 72, यहाँ 70 दिख रहा है। और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए नीचे वाले में 5 की जगह 6 ऑक्सीजन दिखता है। इस प्रकार से ये दोनों जो है वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। क्लोरोफिल ए और बी के अलावे क्लोरोफिल C and D भी होता है, क्लोरोफिल D। ये सब जो होते हैं वो अलग अलग एल्गी जो हैं उसमें मिलते हैं, फाउंड इन डिफरेंट एल्गीज, वहाँ ये मिलते हैं। इस संबंध में जो पूरी जानकारी है वो सेल बायोलॉजी में जहाँ क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं वहाँ इसके बारे में बहुत डिटेल से दिया हुआ है, लेकिन एक बेसिक जानकारी यहाँ से लें, बाकी सब अध्ययन सेल बायोलॉजी से ही करना चाहिए। अब किसी भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को देखते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल में हमें 2 भाग दिखता है। एक पोरफायरिन रिंग, ठीक है, जिसके सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, और इसके साथ होता है फाइटोल टेल। फाइटोल टेल, ये दोनों मिलकर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का निर्माण किया जाता है। तो जैसे हीमोग्लोबिन का कॉन्सेप्ट है उसी तरह का इसका भी कॉन्सेप्ट, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत ही अंतर दिखता है। इसलिए इस चीज को हमेशा दिमाग में बिठा के चलना है कि भले एक कॉन्सेप्ट हो लेकिन दोनों में चीजें अलग अलग हैं। इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का के मतलब पोरफायरिन रिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हीमोग्लोबिन की तरह ही मिलता जुलता है। वहां सेंटर में आयरन होता है, यहाँ सेंटर में मैग्नीशियम होता है। अब इस मैग्नीशियम के साथ पायरोल रिंग होता है, 4, वो जुड़ा रहता है। पायरोल रिंग कैसा दिखता है, एक नाइट्रोजन और इस प्रकार से पेंटागोनल स्ट्रक्चर, ये कहलाता है पायरोल रिंग। और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, ठीक है, सही, यहाँ भी ये नाइट्रोजन, ये पेंटागोनल, ठीक है, और ये डबल, ये नाइट्रोजन, ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर, मतलब ये सब टेक्निक है, इसको दिमाग में रखना चाहिए। और उसी तरह से ये नाइट्रोजन और ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर और यहाँ डबल बॉन्ड, इससे हम लोग बोलते हैं पायरोल रिंग। ये पायरोल रिंग आपस में जुड़े रहते हैं इस तरह से। हाँ, एकदम एक जैसा फॉर्मेट दिख रहा है ऐसे। और इन सब में एक डबल बॉन्ड, देखिए ये भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही है, दिखता है। और ये जो जगह है, ये जगह, इधर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर जुड़ता है इसका फाइटोल टेल, ये इस जगह पर जुड़ता है। तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, यही इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पोरफायरिन रिंग। तो मैग्नीशियम आयन यहाँ पर हम लोग को दिखता है। जहां तक क्लोरोफिल के एब्जॉर्प्शन बैंड की बात है, एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ क्लोरोफिल, ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, तो कौन कौन से, अगर एक दो को लें हम लोग, मतलब 2 क्लोरोफिल है ना, A and B, और एक एसेसरी पिगमेंट ले लें, क्लोरोफिल
एंड एसेसरी पिगमेंट। ठीक है, तो जो विजुअल स्पेक्ट्रम है, उस विजुअल स्पेक्ट्रम में क्लोरोफिल ए जो है, वो जो सबसे बेहतरीन उसका काम होता है वो 680 नैनोमीटर पर होता है, जो हम लोग कहते हैं नियर टू रेड, ये रेड के जैसा है। क्लोरोफिल बी जो है ये 660 नैनोमीटर पर काम करता है, ये भी नियर टू रेड है। करेक्ट। और वहीं पर अगर कैरोटिनॉइड्स की बात करें, जो एसेसरी पिगमेंट है, कैरोटिनॉइड्स, ये 400 टू 600 नैनोमीटर में काम करता है, ये इसका वेरिएशंस है। तो ये भी एक बैंड समझ में आ गया कि रेड के पास ही इन लोगों का ज्यादा काम हमें दिखता है। अब वैसे तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमेशा बोलते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए सोशल बायोलॉजी, लेकिन अगर ओवरऑल अगर देखें तो क्लोरोप्लास्ट का एकदम एक सिंपल 9/10 का डायग्राम अगर बनाए हम लोग, तो यूनिक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है। हाँ, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है। अब इसमें हमें बहुत सारे हेलिक्वाइड्स इस तरह से अरेंज दिखते हैं। ठीक है, सबने कई बार बनाया होगा, ये नॉलेज बैंक का पार्ट है हमारा। इस तरह के इसको, ये जो स्टॉक है, पूरे स्टॉक को हम लोग बोलते हैं ग्रैनम। ग्रैनम सिंगुलर है और ग्रैना जो है वो प्लूरल है। एक इंडिविजुअल ये तश्तरी टाइप जो दिख रहा है उसे हम लोग बोलते हैं थैलेक्वाइड। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। प्लास्ट, कई जगह पर इसे स्ट्रोमा भी कहा जाता है। और ये सभी जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, ये सभी आपस में कनेक्टेड होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन जो है, वो भी बड़ा एक एक्टिव प्लेस है। ठीक है, और ये जो कनेक्टर्स हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं लैमेला। इस प्रकार से एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो ये थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन या ग्रेना है, यही जगह है जहां पर हम लोग लाइट रिएक्शंस को देख रहे हैं। अब ये जगह इसलिए यूनिक है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है, इनके पास कैरोटेनॉइड्स हैं, एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्शन सेंटर्स हैं। तो इनके पास अपनी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कहा जाता है फोटो सिस्टम्स। एक व्यवस्था है जो कि इस पूरे लाइट का जो सनलाइट है या जो इस तरह से स्पेक्ट्रम है उसको सही तरीके से उपयोग करता है। हम्म। अब इस व्यवस्था में क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो कहा जाता है कि ये जो फोटो सिस्टम्स हैं, जिसे पीएस कह रहे हैं हम लोग, इसके दो प्रकार जो है वो रिपोर्ट किए जाते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। जो भी ऑक्सीजन इवॉल्व करने वाले सिस्टम्स हैं उनमें ये दोनों सिस्टम्स देखे जाते हैं। अगर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 को कंपेयर करें तो बहुत यूनिक है। बहुत यूनिक इन द सेंस कि जहां फोटो सिस्टम 1 फार रेड लाइट, इसका रिस्पॉन्सिवनेस होता है, दैट इज कॉल्ड मोर देन 680 नैनोमीटर, इस पर ये रिस्पॉन्सिवनेस होता है, रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है ना, वहीं पर फोटो सिस्टम 2 जो है वो रेड लाइट रिस्पॉन्सिवनेस है, अर्थात 680 नैनोमीटर पर ये बढ़िया से काम करता है। अर्थात जब भी फार रेड रहेगा तो PS1 ही काम करता है। जो प्लांट है उसको तो पसंद क्या है, कि फोटो सिस्टम 2,
क्योंकि फोटो सिस्टम 2 बड़ा यूनिक है, यूनिक इन द सेंस कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन इवॉल्व करना, ये सब मतलब मेजर वर्क जो है वो फोटो सिस्टम 1 ही करता है। तो फोटो 2 ही करता है। फोटो सिस्टम 1 क्या है? फोटो सिस्टम 1 एक, हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है इसका, स्ट्रेस मैनेज करता है। तो ये इस तरह से, मतलब हम लोग कहते हैं, अगर एक सामान्य कुछ जानकारी को कंपेयर कर दें, तुलना कर दें फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 के बीच में, तो ये भी हमें देखने का मौका मिलता है। इन दोनों में यूनिक यूनिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी का जो ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, वो PS1 में नहीं होगा, जब होगा तो PS2 में होगा। ATP प्रोडक्शन दोनों में होता है। NADPH, इसका प्रोडक्शन फोटो सिस्टम 1 में होता है, लेकिन फोटो सिस्टम 2 में ये रिपोर्ट नहीं है। इसके अलावा चौथा, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा? ये फोटो सिस्टम 1 में नहीं होता है, क्योंकि पानी तो वहां टूटता है नहीं। ये फोटो सिस्टम 2 में होता है, PS1 PS2। तो एक बहुत ही चतुराई पूर्वक देखा जाए तो PS2 जो है वो ज्यादा उत्पादक हमें दिखता है। फोटो सिस्टम 2 जो है, ये एक ऐसा रिएक्शन सेंटर है, एक ऐसा रिएक्शन सेंटर सिस्टम है ना, एक रिएक्शन सेंटर जो बना हुआ है कई तरह की चीजों का, कंपोज्ड ऑफ क्या क्या भाई है इसमें। वैसे तो ये सेल बायोलॉजी में भी ये टॉपिक डिस्कस होता है। क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटेनोइड्स, xanthophyls, मेम्ब्रेन, सब इसको हम लोग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इस प्रोटीन्स को हम लोग यूनिकली कहते भी हैं कि मल्टी सब यूनिट पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। इस तरह से मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मिलता है। साथ में ये जो प्रोटीन्स होते हैं इन्हें हम लोग D1 एंड D2 प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। काफी यूनिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो इनसे निकलते हैं। तो क्या क्या देख रहे हैं हम? क्लोरोफिल A है, क्लोरोफिल B है, कैरोटेनोइड्स है, xanthophyls हैं, D1 D2 प्रोटीन्स हैं। इनके अलावा भी कई और भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, जैसे प्लास्टोक्विनोन, जिसे PQ कहा जाता है, ये भी रहते हैं। प्लास्टोसाइनिन, जिसे PC कहते हैं। फियोफाइटिन्स, फियोफाइटिन्स, जिसे PHE कहते हैं। तो आप देखें कि रिएक्शन सेंटर क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के इनके साथ इंग्रेडिएंट्स हैं, और तब जाके मिलकर ये उस तरह का काम कर पाता है। इसलिए फोटो सिस्टम 2 के बारे में जानकारी हमेशा मुस्तैद तरीके से होना चाहिए। अब देखिए, एक स्टडी किया गया फोटो सिस्टम 2 के का ऑफ सिनेकोकस इलोंगाटस, लोंगाटस, ठीक है ना, सिनेकोकस इलोंगाटस। ये एक साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, अब ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम लोग और साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, ये टैक्सोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके। जब यहाँ देखा गया तो लोगों ने क्या पाया कि यहाँ क्या क्या होता है। बोला यहाँ पर
एंटीना प्रोटीन्स होते हैं, एंटीना प्रोटीन्स, उन एंटीना प्रोटीन्स को कहा जाता है CP43 एंड CP47। ये यूनिक है, इसको दिमाग में रखना है, CP43 एंड CP47। CP43 के लिए जो जीन होता है उसे कहा जाता है PSBC, PSBC, CP47, PSBC, और ये सी को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, हाँ। और इसके लिए जो होता है वो होता है PSBB। हाँ, सो याद रखना है 43 और 47 के लिए। सेकेंड जो इसमें होता है वो होता है साइटोक्रोम B559। ये साइटोक्रोम का टाइप है, साइटोक्रोम B550। ये 550 उसके स्पेक्ट्रम को बताता है, वेवलेंथ जो है, जिस लाइट को ये कर पाता है वो उसको बताता है। फोर्थ, PSB, कैपिटल O, इसे कहते हैं ऑक्सीजन इवोल्यूशन प्रोटीन और कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स में एक बड़ा यूनिक कोफैक्टर्स है जिसे कहा जाता है मैंगनीज क्लस्टर। देखोगे, सीखोगे कि ये मैंगनीज कैसे ऑक्सीजन को निकलने में इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सो ये सब यूनिक चीजें हैं जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी में स्टडी किया गया था। अब जैसे PSBO है, PSBO ये एक यूनिक मतलब काम करने वाला ये प्रोटीन है। कैसे कि ये ऑक्सीजन के निकलने को एनहांस करता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग इनहेंसर। मतलब इसके रहने से ऑक्सीजन बहुत ही अच्छे से निकलता है। कैसे निकलता है? क्योंकि ये मैंगनीज क्लस्टर को स्टेबलाइज करता है, इट स्टेबलाइजेस। आगे पढ़िएगा आप मैंगनीज क्लस्टर के बारे में सभी। मैंगनीज क्लस्टर, हाँ। और मैंगनीज क्लस्टर क्या है? वाटर जहां टूटता है, वाटर स्प्लिटिंग। ये सब सीखेंगे हम लोग आगे, डिटेल सीखेंगे इसका कैसे होता है, ठीक है। एंड इट बाइंड्स टू GTP, ये GTP से बाइंड करता है। और जानते हो एक आप लोग एक इनहिबिटर है जो खेती में लोग यूज करते हैं, इसका नाम है DCMU। ये इनहिबिटर यहाँ इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बहुत यूनिक है। इनहिबिटर्स के बारे में हमें जानकारी बढ़ानी है। तो अगर इस तरह से अगर हम देखें तो देखते हैं कि फोटो सिस्टम्स जो हैं ये बहुत ही प्रभावी हैं, और यही फोटो सिस्टम्स है जो कि फोटोसिंथेसिस को ठीक से कंडक्ट करता है, स्पेशली लाइट रिएक्शंस। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है, इसको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए।